बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करता हूँ आप हमेशा की तरह अब भी खैरियत से होंगे और अपना और अपनी फैमिलीज़ का और बाकी सब का भी ख्याल रख रहे होंगे। प्रीवियस वीडियो में हमने जो हमारा प्रीवियस लेक्चर था उसमें हमने अपील के बारे में डिटेल के साथ डिस्कस किया था कि आखिर अपील जो है वो हम किस सेक्शन के तहत और ये राइट हम कब यूज़ कर सकते हैं, उसके बारे में मैंने डिटेल के साथ बताया। और बाकी तमाम स्टूडेंट्स ने जो मुझे आउटपुट दी है वो भी बहुत मुझे अच्छा लगा कि उन्होंने मुझे आउटपुट बहुत अच्छी दी है। तो आज हम फिर से नए टॉपिक को लेके आपके सामने पेश हुए हैं, हाजिर हुए हैं। तो आज हम जिस टॉपिक के ऊपर डिस्कस करने वाले हैं वो टॉपिक हमारा होगा रिव्यू से रेलिवेंट। अब हम रिव्यू के बारे में अगर डिस्कस करेंगे तो उससे पहले मैं 2 या 3 क्वेश्चन आपसे करना चाहूँगा कि आप एक लम्हे के लिए सोचिए कि आखिर ये रिव्यू है क्या। जब हमें रिव्यू के बारे में कोई नो हाउ होगी तो ही हम इसको अच्छे से जान पाएंगे कि आखिर ये रिव्यू जो है ये किस चीज़ का नाम है। तो दोस्तों, आपने देखा होगा ये बीइंग अ लॉयर या स्टूडेंट ऑफ लॉ, हमारा जो वास्ता है वो अक्सर अपील, रिव्यू और रिवीजन के साथ रहता है। हम जानते हैं कि अपील का राइट हमने कब यूज़ करना है और अगर उससे बात ना बने तो फिर रिव्यू में हमने कब जाना है, वो कौन से हालात होंगे, वो किन सूरत हाल में हम इसको रिव्यू को यूज़ कर सकते हैं या रिव्यू में जा सकते हैं। तो ये तमाम जो सूरत हाल है वो इंशाल्लाह हम इस लेक्चर में डिस्कस करेंगे। सबसे पहले तो हम जानेंगे कि आखिर रिव्यू होता क्या है। उसके बाद फिर हम देखेंगे कि ये किस सेक्शन के तहत हम रिव्यू में जा सकते हैं। ये हमेशा मैं सेक्शन की बात इसलिए करता हूँ क्योंकि हमारे ये जो अब न्यू स्टूडेंट्स हैं लॉ के, वो मैंने देखा है कि वो कानून तो याद कर लेते हैं बहुत अच्छे से, लेकिन सेक्शन को वो मेंशन नहीं करते हैं बाकायदगी से। वो या तो कतराते हैं कि अगर हम गलती से गलत सेक्शन पुट कर दें तो, या फिर वो याद रखने की ज़हमत नहीं करना चाहते हैं। तो बच्चों, कानून का जो स्टूडेंट होगा वो उसकी बात इफ़ेक्टिव ही तब होगी जब वो अपनी बात को एक दलील के साथ, एक कानून के साथ, एक साइटेशन के साथ, एक रेफरेंस के साथ जब वो पेश करता है तो उसकी बात में ऑटोमेटिकली एक, आप यूँ समझ लो, उसकी बात में वज़न होता है कि हाँ अब तो इस साथ में रीज़न भी पेश कर रहा है, क्योंकि कानून जो है वो दलील के साथ है, आर्गूमेंट्स के साथ है। जब आप किसी बात को करते हैं और साथ में उसका हवाला या रेफरेंस भी देते हैं तो आपकी बात में वज़न आ जाता है और जो सुनने वाला है आगे, वो या कोई ऑफिसर है या जज है या जो कोई भी है, तो वो एक दफ़ा आपकी बात को सोचेगा ज़रूर कि इसको एक्सेप्ट या रिजेक्ट आखिर हम करें तो किस बिहाफ पे करें। अच्छा, तीसरा पॉइंट जो है जो हम डिस्कस करेंगे कि आखिर रिव्यू जो है वो हमारे लिए किस हद तक कारआमद है, यानी हमें इससे क्या क्या बेनिफिट्स हो सकते हैं अगर हम इसे यूज़ कर लें। अक्सर तो आपने देखा होगा कि एक केस फाइल हुआ है, वो यूँ समझ लें कि आपके अगेंस्ट आ जाता है, तो बहुत सारी पार्टीज़ जो हैं वो हिम्मत हार जाती हैं। वो कहते हैं बस भाई अब हमसे मज़ीद कोर्ट कचहरी नहीं हम इसको झेल सकते, तो लिहाजा बस ठीक है, अब जो फैसला हो गया हमारे हक में हुआ या अगेंस्ट हुआ हो, लिहाजा हम आगे मज़ीद इसको फॉलो नहीं करते। तो बजाय इसके कि इंसाफ आप आखिरी दरवाजे तक लें
आप शुरू में ही हिम्मत हार जाते हैं। तो आज की वीडियो आपके लिए फ्रूटफुल साबित हो सकती है कि हिम्मत हारना ये कोई अक्लमंदी नहीं है। इंसाफ का दरवाज़ा खटखटाइए, आप आखिरी दरवाजे तक जाइए। तो आप शुरू में ये जो बेसिक, ये छोटी छोटी अदालतें हैं, छोटी सिविल कोर्ट्स हैं या फिर रेवेन्यू कोर्ट्स हैं, जो भी हैं, अगर आप वहीं से ही हिम्मत हार के और घर बैठ जाएंगे तो फिर इंसाफ आपके दरवाजे तक कैसे पहुंचेगा। अब आप सोच रहे होंगे कि जब हमें छोटी अदालत से इंसाफ नहीं मिला तो बड़ी से कैसे मिलेगा। तो मुमकिन है कि वो हकाइक जो आप दिखाना चाहते हैं, बताना चाहते हैं, वो उनकी नज़र ना जा रही हो, या कुछ ऐसे हकाइक अभी बाकी हों जिनको पेश करना ज़रूरी है। तो रिव्यू आखिर हमें किस हद तक फ़ायदा देगा। तो हमारा टॉपिक, हमारी बहस इंशाल्लाह इसी टॉपिक पर रहेगी। तो आप मेरे साथ बस अपना कदम मिलाते जाइए और इंशाल्लाह मैं दावे से कह सकता हूं कि हमारा ये जो टॉपिक है रिव्यू का, इससे हमें तमाम स्टूडेंट ऑफ लॉ को बहुत फ़ायदा होने वाला है। अब वो केस या तो किसी ज़मीन का हो, या किसी सिविल कोड का हो, या किसी क्रिमिनल का हो, तो आपको ये फ़ायदा तो मिलने वाला है। क्योंकि जब हम अपील, रिव्यू और रिवीजन के बारे में समझेंगे, इनकी सेंस को समझेंगे, आखिर इस कानून को इंट्रोड्यूस क्यों करवाया गया, क्यों मुतारिफ करवाया गया, तब ही हम इसका फ़ायदा उठा सकेंगे। हम अक्सर अपने कानून का फ़ायदा इसीलिए नहीं उठा पाते क्योंकि हम उनकी सेंस ही नहीं समझ पाते। तो चलें अब हम कानून की, ये अब कानून क्या कहता है उसकी रोशनी में हम इसको देखेंगे। अच्छा, आपने सुना था मेरे प्रीवियस लेक्चर में कि अपील का जो स्कोप है वो तो काफ़ी वास्ट है, लेकिन इसमें इसका स्कोप क्या होगा वो भी आखिर हम डिस्कस करेंगे। छोटा है, कम है, ज़्यादा है, या इसका बहुत कम इसका जो स्कोप है वो है, उसके बारे में हम इंशाल्लाह से अभी मज़ीद डिस्कस कर लेंगे। अभी इंट्रोडक्टरी लेक्चर आप ले कि हम आखिर बात किसके ऊपर करने जा रहे हैं। आखिर ये जो रिव्यू है ये किन किन हमने इनको सूरत हाल को सामने रखकर इसे देखना है। तो ये वो हकाइक मैं आपके सामने रख रहा हूँ जिससे आप इसका जो कंसेप्ट है प्रॉपर तरीके से समझ पाएंगे। हम अक्सर देखते हैं कि कोई केस है वो चल रहा है किसी भी कोर्ट में, अब वो आपके फेवर में नहीं आता तो आप क्या करते हैं, सिंपल उस फैसले के अगेंस्ट अपील में जाते हैं, और फिर आपको उस अपील से भी कोई ख़ास रिलीफ नहीं मिलता तो फिर आप क्या करते हैं। तो कोई तो ऐसा दरवाज़ा होगा ना जिससे आपको मज़ीद रिलीफ मिल सके, या वो हकाइक वो सामने आ सकें जिनका सामने आना नहायत ज़रूरी है। तो उसके बाद आप रिव्यू के ऑप्शन में जाते हैं। वो जो राइट आपके पास बचता है, ये कानून का हुस्न ही यही है। मैं आपको प्रीवियस लेक्चर में भी बता चुका था कि कानून का हुस्न यही है कि वो आपको हमेशा इंसाफ प्रोवाइड करता है, कि अगर आपको छोटी अदालतों से इंसाफ नहीं मिलता, छोटे ऑफिसर से नहीं मिलेगा, तो फिर आप अपने हक को दोबारा कैसे क्लेम करेंगे रिव्यू की सूरत में, रिवीजन की सूरत में। बेशक इनका जो स्कोप है वो कम है, लेकिन आखिर कुछ ना कुछ तो रिलीफ मिलेगा आपको, कुछ ऐसे हकाइक तो होंगे जो सामने ज़रूर आएंगे। तो उसके बाद हम देखते हैं कि किसी केस के फैसला हो जाने के बाद, किसी केस के फैसला हो जाने के बाद फर्दर कोई डेवलपमेंट आ जाती है, या कोई भी ऐसी चीज़ जो सामने आती है जो एग्रीव्ड पर्सन है, वो क्या है जी, उसको बेस बनाकर सेम कोर्ट और सेम जज, फिर चाहे वो कलेक्टर हो, कमिश्नर हो, या कोई भी ऑफिसर हो जो इस केस को लुक आफ्टर कर रहा हो, उसके पास जाकर अगर कोई दरख्वास्त दे दे या करता है
फिर से समझिए कि किसी भी केस के फैसला हो जाने के बाद फर्दर अगर कोई डेवलपमेंट आ जाती है या कोई भी ऐसी चीज़ सामने आ जाए जो एग्रीव्ड पर्सन है, उसको बेस बनाकर सेम कोर्ट और सेम जज, फिर चाहे वो कलेक्टर हो, कमिश्नर हो या कोई भी ऑफिसर हो, तो उस केस को जो लुक आफ्टर कर रहा था उसके पास जाकर अगर कोई दरखास्त करता है या देता है, तो इस केस में ये कोई डेवलपमेंट हो या कोई पेशे रफ्त हो तो मेहरबानी फरमाकर इसको आप कंसीडर कर लें, या इतना कह देते हैं आप, या कोई दरख्वास्त गुजार देते हैं तो इसको आप रिव्यू करेंगे। तो वो भी जो जज होगा या ऑफिसर, जो भी यानी कि रेवेन्यू ऑफिसर होगा या जो भी होगा, वो इसको कंसीडर करता है और फिर वो रिव्यू ग्रांट भी कर सकता है। देखिए ना, एक प्रॉपर चैनल है, आप एक एप्लीकेशन गुजारते हैं और फिर वो जज जो है उसको देखता है, कंसीडर करता है कि आया ये जो रिव्यू है, रिव्यू का जो राइट है, कि आया इसका ये राइट बनता है, और अगर राइट बन रहा है तो वो रिव्यू को ग्रांट भी कर देगा। अब हम इसे मुकम्मल तौर पर देखते हैं कि रिव्यू आखिर क्या है। अब हम इसको सेक्शन वाइज पढ़ने की कोशिश करते हैं। पहले तो मैंने आपको इसका ओवरव्यू दिया कि आखिर रिव्यू होता क्या है और इसका राइट हम इस्तेमाल क्यों करते हैं, कैसे करते हैं। तो मेरे ख्याल से ये आपको समझ में आ गया होगा कि आखिर रिव्यू ये है क्या। तो अब हम बात करते हैं सेक्शन की, कि आखिर ये किस सेक्शन के तहत हम इस रिव्यू को क्लेम करते हैं या रिव्यू में जाते हैं। तो अगर हम सेक्शन की बात करें तो वो है सेक्शन 163। हम सेक्शन 163 के तहत रिव्यू में जाते हैं और उसके बाद ये कुछ छोटे छोटे से पॉइंट्स मैंने बनाए हैं आपकी आसानी के लिए, जिससे आप आइडिया कर पाएंगे, समझ लेंगे कि आखिर ये जो रिव्यू है इसका राइट क्या है, हमारे लिए क्यों ज़रूरी है। ये कुछ मैंने यानी कि छोटे छोटे से नोट्स बना दी हैं ताकि आप इनको अगर दिमाग में रख ले तो ये रिव्यू का पूरा कॉन्सेप्ट आप इंशाल्लाह कभी नहीं भूलने वाले। मेरी एक नेचर है कि मैं जब तक बताता रहता हूँ जब तक बच्चे खुद से ये ना कह दें कि हाँ अब समझ में आ गई। देखें, स्टूडेंट्स जो होता है ना, उसके मुख्तलिफ मोड्स हो सकते हैं, मुख्तलिफ मीडियम हो सकते हैं। कुछ लोग तो ऐसे होते हैं, इधर हमने बात बताई और उधर उस स्टूडेंट ने फ़ौरन पिक भी कर ली, लेकिन ये रेयर होते हैं। 2%, 5%, 10%, 20%, यानी कि ये पूरी स्ट्रेंथ में ऐसा नहीं होता। मुमकिन है कि 50% भी हो सकते हैं, लेकिन मोस्टली जो होते हैं वो मीडियम होते हैं। अब उनके लिए समझना बहुत मुश्किल होता है। और अगर मैं बात करना चाहूँ कि वो स्टूडेंट्स शर्म की वजह से कि यार अब हम लॉ के स्टूडेंट हैं, प्रोफेशनल डिग्री है, लेकिन अभी भी हम समझ नहीं पा रहे हैं, लेकिन अगर हम ये आवाज़ बुलंद करते हैं तो कहीं टीचर हमारी इंसल्ट ना कर दे, इस शर्म की वजह से वो क्या करते हैं, कोई क्वेश्चन ही नहीं करते। और जबकि क्वेश्चन करना, मैंने आपको प्रीवियस लेक्चर में बताया था, एक आधा इल्म होता है। स्टूडेंट्स ये जो क्वेश्चन है वो एक दफ़ा करे या 2 दफ़ा करे, टीचर का काम है कि उसको हौसले के साथ, तहम्मुल के साथ उसके क्वेश्चन को सुने और अंदाज़ा ये लगाए कि आखिर मेरी पूरी क्लास के स्टूडेंट्स का जो कैलिबर है वो किस हद तक है, उसके मुताबिक वो उनको ग्रूम करे। देखें, हम एक गाड़ी को अगर चलाएं स्पीड के साथ और बाकी वो जो उनके साथ और बांध दे, तो वो मुमकिन है कि वो कुछ चीज़ें उसके साथ ना चल सकें।
तो एक टीचर को चाहिए कि अपनी क्लास के सिर्फ चंद स्टूडेंट्स को आगे लेके ना जाए, वो पूरी क्लास उसके ज़िम्मा है। तो उस पूरी क्लास का ख्याल रखे कि आखिर कौन से ऐसे स्टूडेंट्स हैं जिनको समझने में मसला है, या कौन से ऐसे स्टूडेंट्स हैं जो शर्म की वजह से सिर्फ क्वेश्चन ही नहीं कर पा रहे हैं। तो ये टीचर का काम है कि वो स्टूडेंट्स को पहचाने और उनमें जो कमियाँ रह चुकी हैं किसी भी वजह से, वो सलाहियत दोबारा से उनमें डेवलप करें। देखें, स्टूडेंट्स जो हैं अगर वो ये चीज़ समझ लें कि यार अगर हमारे बीच कोई भी कमी रह जाती है तो वो बजाय इसके कि वो डिसअपॉइंटमेंट हो, वो अपने आप को इम्प्रूव करने के लिए बस वो थोड़ी सी मेहनत ज़रूर करें। थोड़ी सी मेहनत स्टूडेंट खुद करे और थोड़ी सी मेहनत टीचर करे। तो मैं ये समझता हूँ कि इंशाल्लाह आने वाले दिनों में ये जो एवरेज स्टूडेंट हैं ये स्टैंडर्ड स्टूडेंट के मुकाबले में खड़े होंगे। और एक इंटरेस्टिंग बात आपसे शेयर करना चाहता हूँ कि जो एवरेज स्टूडेंट होते हैं मोस्टली वही ज़्यादा तरक्की करते हैं। क्यों? क्योंकि उनके पास रीज़न होती है कोई काम करने की, वजह मौजूद होती है। उनकी मजबूरी कह लें या फिर उनका सिस्टम कह लें कि उन्होंने फिर अपने आप को मनवाने के लिए सख्त से सख्त मेहनत करनी है, इसलिए वो तरक्की भी ज़्यादा कर जाते हैं। तो इसीलिए मैं कोशिश करता हूं कि अपने लेक्चर को उस लेवल तक लेकर जाऊं कि जहां अगर कोई एवरेज स्टूडेंट भी है या कोई ऐसा स्टूडेंट जो मेरे इस लेक्चर को सुन रहा है तो वो उसकी समात तक आराम से पहुंचे, उसको फर्दर ये लेक्चर सुन के ये ना सोचना पड़े कि आखिर रिव्यू था क्या। तो मैं पूरी कोशिश के साथ आगे बढ़ूंगा कि मेरा ये लेक्चर छोटे से छोटे लेवल का स्टूडेंट भी है वो भी इसको आसानी के साथ समझ ले। एक टीचर का वैसे काम तो यही होना चाहिए। और अब हम बात करते हैं कुछ पॉइंट्स की, जो मैं आपको पहले बता रहा था कि कुछ ऐसे पॉइंट्स हैं जो आज हम डिस्कस करने वाले हैं। वो कौन से हैं? फॉलोइंग पॉइंट्स आर इम्पॉर्टेंट फॉर एक्सप्लेनेशन ऑफ रिव्यू। तो बच्चों, नज़रसानी जो है इसको असल में उर्दू में कहते हैं नज़रसानी। आपने अक्सर सुना होगा, प्लीज़ ज़रा नज़रसानी फरमा दीजिए। अब वो नज़रसानी से मुराद क्या लिया जाता है? यही लिया जाता है कि देख लीजिए एक दफ़ा, अगर कोई कहीं कमी कोताही रह गई है तो हम इसे दूर भी कर सकते हैं। तो सबसे पहले जो पहला पॉइंट है, हु कैन एक्सरसाइज पावर ऑफ रिव्यू। देखें, जब आपको पता होगा कि जो रिव्यू का जो इख्तियार है आखिर वो कब यूज़ कर सकते हैं और कौन यूज़ कर सकता है, ये आपके इल्म में होना चाहिए। तो चलिए पहले पॉइंट को हम डिस्कस करते हैं कि हु कैन एक्सरसाइज पावर ऑफ रिव्यू। कौन नज़रसानी का इख्तियार इस्तेमाल कर सकता है? सिंपल सी बात है, रेवेन्यू ऑफिसर ही रिव्यू का इख्तियार को इस्तेमाल कर सकता है। अब क्योंकि हम बात कर रहे हैं लैंड रेवेन्यू एक्ट की, लैंड रेवेन्यू एक्ट 1967 और उसका सेक्शन है 163। अब अगर हम बात करें पॉइंट 2 की, हाउ कैन पावर ऑफ रिव्यू बी एक्सरसाइज्ड, यानी नज़रसानी के इख्तियार को कैसे इस्तेमाल किया जा सकता है। अब आपने देखा होगा, या तो सुमोटो ले सकता है या कोई फरीक अगर दरखास्त दे दे, एप्लीकेशन गुजार दे रेवेन्यू ऑफिसर को रिव्यू के लिए, तो वो इख्तियार उसको मिल जाता है, ग्रांट हो जाता है उसको। अब पॉइंट 3 की अगर हम बात करें, पॉइंट 3 भी है मॉडिफिकेशन, रिवर्सल और कंफर्मेशन और ऑफ ऑर्डर। अब ये जो ऑर्डर दिया जाता है, उसकी जो तब्दीली है या उसकी तोसी है, उसके बारे में ये क्या कहा जा रहा है। तो सिंपल
इस पॉइंट में वो यही बताना चाहता है कि जब किसी हुक्म को रेवेन्यू ऑफिसर ने खुद या इससे पहले ऑफिसर ने ऑर्डर किया हो, इस हुक्म को तब्दील करने के लिए, उलट करने के लिए या उसकी मॉडिफिकेशन करने के लिए रेवेन्यू ऑफिसर जो है वो रिव्यू को इख्तियार कर सकता है, रिव्यू का जो इख्तियार है उसको इस्तेमाल कर सकता है। फिर से देखिए, हम बात कर रहे हैं रिव्यू के ऊपर। रिव्यू में कुछ पॉइंट्स हैं जिनको हम डिस्कस कर रहे हैं कि पहले हमने देखा कि कौन इख्तियार करेगा जी उसका नज़रसानी का इस्तेमाल। वो हमने कहा जी जो रिव्यू जो है वो रेवेन्यू ऑफिसर ही रिव्यू के इख्तियार को इस्तेमाल कर सकता है। फिर दूसरे पॉइंट पे हमने देखा कि आखिर रिव्यू के इख्तियार को कैसे इस्तेमाल किया जा सकता है। तो हमने सिंपल ये जाना कि या तो अज खुद नोटिस ले ले या किसी फरीक की दरखास्त पर रेवेन्यू ऑफिसर रिव्यू के इख्तियार को इस्तेमाल कर सकता है। अब बात आती है पॉइंट 4 की, ऑब्टेनिंग ऑफ सेक्शन। अब ये जो इजाज़तनामा है, इजाज़त का हासिल करना है, अब वो किस किस तरीके से हम यूज़ कर सकते हैं। तो हम इसमें 3 पॉइंट्स को फर्दर पढ़ेंगे। अगर इस पॉइंट को हम मज़ीद एक्सप्लेन करें तो आप ज़रा नेक्स्ट स्लाइड पे आइए। ये जो रिव्यू में ऑब्टेनिंग ऑफ सेक्शन है यानी इजाज़त का हासिल करना है, यहाँ पर ये 3 अहम पॉइंट्स हैं जो मैं डिस्कस करना चाहूँगा आपसे। नंबर 1 पे तो है रिव्यू बाय कमिश्नर, यानी कमिश्नर की तरफ से नज़रसानी। अब आप समझ तो गए ना कि रिव्यू इटसेल्फ नज़रसानी है। तो आप मेरी बात को दिमाग में रखिए कि जब भी बात रिव्यू की आए वो नज़रसानी रिव्यू एक ही बात है। अगर हम कमिश्नर की तरफ से रिव्यू करेंगे या कमिश्नर की तरफ से नज़रसानी करेंगे तो उसका तरीक़ेकार क्या होगा? रिव्यू बाय कलेक्टर, तो फिर क्या होगा? या रेवेन्यू, ये जो बोर्ड ऑफ रेवेन्यू ऑफिसर है उसकी तरफ से होगा तो क्या होगा? तो इन 3 पॉइंट्स को हम डिस्कस करने वाले हैं। तो सबसे पहले चलिए हम देखते हैं रिव्यू बाय कमिश्नर। उसमें वो ये कहता है कि जब हम कमिश्नर की तरफ से नज़रसानी करेंगे, यानी जब हुक्म को कमिश्नर से पहले वाले अफसर ने सादर किया हो या कमिश्नर को उस हुक्म की नज़रसानी या मजलिस माल की इजाज़त को पहले से हासिल किए बगैर नहीं करनी चाहिए। अब वो फिर से देखिए, वो सिंपल ये कहता है कि एन ऑर्डर विच हैज़ बीन पास्ड बाय द प्रेडिसेसर इन ऑफिस और कमिश्नर should not be reviewed by commissioner without first obtaining sanction of board of revenue। तो चलिए अब हम नेक्स्ट पॉइंट की तरफ आते हैं। नेक्स्ट में वो क्या कहते हैं? रिव्यू बाय कलेक्टर। अब कलेक्टर की तरफ से जो नज़रसानी है उसका क्या तरीक़ेकार है? अब वो फिर बताता है कि जिस हुक्म को कलेक्टर से पहले वाले ऑफिसर ने सादर किया हो, सादर का क्या है ना, फरमाना, हुक्म जारी करना, तो कलेक्टर को उस हुक्म की नज़रसानी कमिश्नर की इजाज़त को पहले से हासिल किए बगैर नहीं करनी चाहिए। बात समझ आ रही है? फिर से देखते हैं। सिंपल वो कहते हैं कि एन ऑर्डर विच हैज़ बीन पास्ड बाय प्रेडिसेसर in office of collector should not be reviewed by collector without first obtaining sanction of commissioner। अब पॉइंट 3 की तरफ आइए, रिव्यू बाय बोर्ड ऑफ रेवेन्यू ऑफिसर। किसी दीगर रेवेन्यू ऑफिसर की तरफ से नज़रसानी अगर की जाए तो कैसे की जाएगी? तो जिस रेवेन्यू ऑफिसर की निगरानी के फौरन ताबे कोई दीगर रेवेन्यू ऑफिसर होता है
उस रेवेन्यू ऑफिसर की इजाज़त को पहले से हासिल किए बगैर, यानी अभी आपने इजाज़त ली नहीं है, उसी के बगैर इजाज़त के, तो दीगर रेवेन्यू ऑफिसर को किसी हुक्म की नज़रसानी नहीं करनी चाहिए। अब अगर हम मज़ीद इसको क्लियर करें तो सिंपल वो कहता है, नो ऑर्डर शुड बी रिव्यूड बाय एनी अदर रेवेन्यू ऑफिसर विदाउट फर्स्ट ऑब्टेनिंग सैंक्शन ऑफ दैट रेवेन्यू ऑफिसर टू हुज कंट्रोल ही शी इज इमीडिएटली सब्जेक्ट। अब हम आते हैं दोबारा अपनी पिछली स्लाइड में। उसके बाद हमने बात की लिमिटेशन की कि आखिर ये लिमिटेशन क्या है। तो लिमिटेशन के लिए कुछ पॉइंट्स हैं जो नहायत इम्पोर्टेंट हैं। इसमें दिन बताए गए हैं कि आखिर ये रिव्यू का जो राइट है वो कितने दिन के अंदर अंदर यूज कर सकता है। तो लिमिटेशन बता रहा है कि इसके लिए 90 डेज होंगे, 90 दिन होंगे। कितने दिन होंगे? कम से कम 90 दिन होंगे। और ये दिन कब से स्टार्ट होंगे वो तो अब आपको मैं पिछली वीडियो में भी बता चुका था कि एक हुक्म की जो नज़रसानी के लिए दरख्वास्त की समाअत है ये उस वक्त सिर्फ सर्व की जानी चाहिए जब उस दरख्वास्त को उस हुक्म के सादर करने से 90 अयाम के अंदर अंदर दायर किया जाता है। यानी कि एन एप्लीकेशन फॉर रिव्यू ऑफ एन ऑर्डर शुड बी एंटरटेन्ड ओनली व्हेन दिस एप्लीकेशन इज मेड विद इन 90 days फ्रॉम पासिंग ऑफ दिस ऑर्डर। यानी कि जब वो ऑर्डर पास हुआ है उसके 90 दिन के अंदर अंदर ही आप इस राइट को इस्तेमाल कर सकेंगे। अच्छा, चलिए 1 मिनट के लिए मान लें कि 90 दिन गुजर जाते हैं, तो क्या आप उसके बाद भी इस हक को यूज़ कर सकते हैं? सोचिए ज़रा, क्योंकि हमने तो यहाँ पहले तय कर लिया है कि इसके लिए सिर्फ 90 दिन होंगे। तो क्या 90 दिन अगर गुजर जाने के बाद तो हम इस रिव्यू में जा सकते हैं? जी बिल्कुल जा सकते हैं। उसके लिए हमें सफिशेंट रीज़न बतानी होगी, सफिशेंट काज देना होगा, क्योंकि जब हमारे पास कोई सफिशेंट काज ही नहीं होगा तो फिर हम 90 दिन के अंदर अंदर ही उसको दायर करने के पाबंद होंगे। अदरवाइज अगर कोई माकूल वजह है तो आप उस माकूल वजह को रेवेन्यू ऑफिसर के सामने रखेंगे। अब अगर रेवेन्यू ऑफिसर जो है वो सेटिस्फाई हो जाता है आपकी इस रीज़न से, इस माकूल रीज़न से, तो फिर ये उसके पास पावर है कि वो आपको जो ऊपर जितने भी दिन हो चुके हैं, ज़्यादा तो ना हो कि अब देखें ना, अब आपके पास 90 डेज थे, अब आप 20 साल के बाद उठ के आ जाइए कि जी आप कोई रीज़न माकूल दें, लेकिन वो 20 साल में जस्टिफाई कैसे करेंगे? चलें 10 दिन 20 दिन ये तो समझ में आता है, इसको जस्टिफाई भी आप आराम से कर सकते हैं। तो कोई ऐसे माकूल वजह बताएंगे, वजूहात को आप उनके सामने रखेंगे इसके रेवेन्यू ऑफिसर के, कि वो आपकी बात सुनकर मुतमईन भी हो जाए, सेटिस्फाई भी हो जाए। उसके बाद है नोटिस। नोटिस कैसे किया जाएगा? सिंपल सी बात है, पार्टीज हु कैन बी इफेक्टेड by modification reversal of an order in review should be given reasonable notice to appear and to be heard in support of that order against which review application is filed. Order against which review application is filed cannot be modified or reversal till giving of such notice. यानी जब तक आप नोटिस नहीं देंगे बात नहीं बनेगी। उसके बाद प्रेफरिंग ऑफ अपील है। प्रेफरिंग ऑफ अपील, आखिर ये प्रेफरिंग ऑफ अपील क्या है? तो प्रेफरिंग ऑफ अपील के बारे में अगर हम बात करें तो अपील को तरजीह देना है, यानी जिस हुक्म के खिलाफ एक अपील को तरजीह दी गई हो, एक अपील दायर की गई हो, उस हुक्म की नजरसानी नहीं की जानी चाहिए। An order against which an appeal has been preferred should not be reviewed. उसके बाद है नो अपील अगेंस्ट रिव्यू ऑर्डर। तो चलें
इंशाल्लाह हम ये हमारा टाइम ज़्यादा हो चुका है, तो नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह इसे हम डिस्कस करेंगे। अल्लाह हाफिज़।